हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस केमिस्ट्री। अकबर क्लासेस के केमिस्ट्री वाले यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर का? क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन जो है उसके क्लास 9 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे जेई नीट स्पेशल विंग। क्या डिस्कस करेंगे? जेई नीट स्पेशल विंग। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और पांचों क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चंस के लिए एक भी आंसर हो सकता है, एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कह रहा है इफ़ द स्पेसिफिक चार्ज, क्या कह रहा है? इफ़ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटोन इज़ एक्स, किसी प्रोटोन का स्पेसिफिक चार्ज दिया हुआ है एक्स, आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स विद स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू x/2। यानी कि हमें प्रोटोन का स्पेसिफिक चार्ज x दिया हुआ है और हमें बताना ये है कि वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। इनमें से ड्यूटेरोन, यूनिपॉजिटिव हीलियम आयन, अल्फा पार्टिकल, ट्राइटियम आयन, इनमें से कौन है जिसका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू x/2 है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक चार्ज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। स्पेसिफिक चार्ज किसी भी पार्टिकल का निकालने के लिए हम उसके चार्ज को उसके मास से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज। और यहाँ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन कितना दिया हुआ है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन ये दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? x। ठीक है। और x बराबर कैसे निकलेगा स्पेसिफिक चार्ज? क्योंकि ये प्रोटोन है तो प्रोटोन का जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ अ प्रोटोन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन सबसे छोटा चार्ज जिसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, जिसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E/, और मास ऑफ अ प्रोटोन को हमने लिख दिया mp। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो है वो कितना हो गया? E/mp। अब हमारे पास होना क्या चाहिए? क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि स्पेसिफिक चार्ज होना कितना चाहिए? x/2। तो स्पेसिफिक चार्ज को x/2 होने के लिए हमें जो ऑलरेडी x है उसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x/2 को E/ मास ऑफ प्रोटोन को आपने x/2 यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज x/2। तो x/2 वाले पार्टिकल्स कौन कौन से? हमारे पास सबसे पहला पार्टिकल क्या है भाई? सबसे पहला पार्टिकल हमारे पास है ड्यूटेरोन। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ड्यूटेरोन का मामला क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ड्यूटेरोन को। ड्यूटेरोन होता क्या है? ड्यूटेरोन क्या है? न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप। यानी कि हाइड्रोजन ही है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 तो होता ही है, लेकिन मास नंबर इसका 2 होता है। जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप प्रोटियम होता है उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही सेम होता है, 1 और 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम का 1 और 2 होता है। लेकिन ड्यूटेरोन कब बोलेंगे इसको? जब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए। यानी कि इसका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कैसे निकलेगा? पॉजिटिव चार्ज तो 1 है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक प्रोटोन के चार्ज के बराबर है। इसका मतलब इसको ऊपर तो E लिख सकते हैं। और इसमें क्या है भाई? मास नंबर 2 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये 2 है। और आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ अ प्रोटोन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। यानी कि इन दोनों के मास को आप सेम मान सकते हैं। तो क्या हम लोग मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, प्रोटोन की जगह मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, या फिर मास ऑफ अ न्यूट्रॉन की जगह मास ऑफ अ प्रोटोन लिख सकते हैं? ये कितने हैं? 2 हैं, 2 पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग यहाँ 2/, मास ऑफ अ प्रोटोन लिख सकते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ड्यूटेरोन, क्या ये x/2 निकला? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका स्पेसिफिक चार्ज x/2 है।
ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज यूनिपॉजिटिव हीलियम आयन। क्या है भाई? यूनिपॉजिटिव हीलियम आयन। क्या इसका मतलब हुआ? यूनिपॉजिटिव हीलियम आयन। यूनिपॉजिटिव हीलियम आयन का मतलब हीलियम है और हीलियम पे एक पॉजिटिव चार्ज। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 और मास नंबर होता है 4। एक पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है ये हो गया, और मास कितना है? 4, यानी कि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन जो भी हो, इसको हम 4 मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं। तो क्या ये 1/x हुआ, x/2 हुआ? नहीं, ये x/4 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी का। सी में क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है? आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन नंबर सी इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अल्फा पार्टिकल होता है क्या है भाई? हीलियम +2, यही होता है अल्फा पार्टिकल के इक्विवेलेंट। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम +2 आयन, यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई एक्चुअली में है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर है 4। तो इसका अगर आपको निकालना है स्पेसिफिक चार्ज, तो चार्ज लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और मास लिखेंगे 4 मास ऑफ प्रोटॉन। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? E/2 मास ऑफ प्रोटॉन, और E/2 मास ऑफ प्रोटॉन जो हम लोग शुरू में निकाले हैं, E/2 मास ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली क्या देता है? x/2। तो क्या हम इसको x/2 लिख सकते हैं? यस, इट कैन बी रिटन एज x/2। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। तो ए और सी अब तक सही है। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी में मुझे लगता है ट्राइटियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देख सकते हैं, ट्राइटियम आयन। ट्राइटियम आयन क्या दिया हुआ है? ट्राइटियम आयन डी नंबर में दिया हुआ है ट्राइटियम। ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्राइटियम आयन हाइड्रोजन ही है प्लस चार्ज के साथ, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3। तो क्या हो गया भाई? E/3 मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये क्या हो गया? 1/, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3x, या फिर इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा भाई? x/3। इसका मतलब ये सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए एंड सी, ये हो गया 1 नंबर का करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ हाइपोथेटिकल मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोल रहा है? In a hypothetical Millikan oil drop experiment, the charges on the oil droplets have been found to be 1.15 into 10⁻⁻17 coulombs। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। सबसे पहला अलग अलग ड्रॉपलेट्स पे कितना कितना चार्ज मिला। ये एक ड्रॉप पे चार्ज है, दूसरा ड्रॉप पे ये चार्ज है, तीसरा ड्रॉप पे ये चार्ज है। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था, ये हुआ क्या था? इसमें आपने ये पता लगाया था कि किसी भी टोटल चार्ज में हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल प्रेजेंट होता है। यानी कि हमेशा अगर आपके पास कोई चार्ज है तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात क्या लिखा? हाइपोथेटिकल मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, एक हाइपोथेटिकल बात है। इसमें हमें अलग अलग ड्रॉपलेट्स मिले और हर ड्रॉपलेट्स के अलग अलग चार्जेस हमें मिले। ठीक है, ये हमारे अलग अलग ड्रॉपलेट्स के चार्जेस दिए हुए हैं। इन चार्जेस से अगर हम ये पता कर लें कि एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना है, तो हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोला है द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कुड बी दिस वन। क्या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्चुअल में कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है तो ये हो भी सकता है। तो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो हमारा सबसे पहला मकसद ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे क्या भाई? एलिमेंट्री चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेटिकल मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो एलिमेंट्री चार्ज हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज निकालने के लिए हम लोग लगते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? सबसे चार्ज की वैल्यूज़ क्या क्या दिया हुआ है? मान लेते हैं हम Q1 दिया हुआ है कितना?
1.15 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है? 1.84 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। और तीसरा ड्रॉप का चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 पॉइंट नहीं, ये दिया हुआ है 2.76 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। अब इन तीनों चार्ज के वैल्यू से हमें पता ये करना है कि एक एक चार्ज पे वैल्यू, एक एक चार्ज का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना है। यानी कि हमें निकालना है एलिमेंट्री चार्ज। क्या निकालना है भाई? एलिमेंट्री चार्ज। क्या निकालना है? एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे? एलिमेंट्री चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सबको पता है पहले से, लेकिन ये हाइपोथेटिकल, इसलिए यहाँ कुछ और चार्ज की वैल्यू आ सकता, हो सकता सेम आ जाए, तो हम लोग चेक करेंगे। तो इन सब का हम लोग SCF निकालेंगे, क्योंकि ये वाला सब में कॉमन है, तो इसमें इसकी चिंता हमें करनी नहीं है। इन तीनों का SCF निकालते हैं हम लोग, लिखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग कि 1.15, उसके बाद क्या है भाई? 1.84 और क्या दिया हुआ है? 2.76। इन सब को हम लोग स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से डिवाइड करते हैं। इन सब का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिवाइड करने पर क्या मिलेगा चेक करते हैं हम लोग। ठीक है जी, यहाँ तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना आएगा भाई? तो हम 115 को 184 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 14 से 5 चला गया 9, 7 से 1 चला गया 6, डेसिमल आया 0 आ गया। 6 टाइम्स में मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा दूसरा वैल्यू, कितना आ गया? 1.6। तीसरा कितना आ जाएगा भाई? 1.1 115 से 276 को डिवाइड कर देते हैं भाई, 2 बार में जाएगा 230, डेसिमल दिए 0 आ गया, 4 बार में हो जाएगा। ठीक है, इस इधर कितना आ गया भाई? 2.4। तो हमारे पास जो रेशियो आया, सिंपलेस्ट रेशियो, वो क्या आया भाई? सिंपलेस्ट रेशियो हमें क्या मिला कि यानी कि जो ड्रॉपलेट्स के चार्जेस हैं वो किस रेशियो में दिए गए हैं? वो दिए हुए हैं 1, यानी कि अगर आप Q1:2, Q2:2, Q3 लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 1:1.6 1.6:2.4। और हमारे पास ये पता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि कोई भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। तो ये तो इनमें से कोई भी एक नंबर इंटीजर है, बाकी सब फ्रैक्शन में है, तो सबको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2.4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगा। इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलेगा? सबसे पहला क्या मिलेगा? 5। इसका कितना मिलेगा? 8। इसका कितना मिलेगा? 12। तो इंटीग्रल मल्टीपल मिल जाएगा। ये तीनों क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला वैल्यू जो चार्ज का था हमारा 5, यहाँ से एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, 5e बराबर कितना हो गया? Q1 का वैल्यू कितना है भाई? द वैल्यू ऑफ Q1 इज़ 1.15 इंटू 10⁻⁻17। कितना हो गया? 5 एलिमेंट्री चार्ज, 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज बराबर क्या हो गया? 1.15 इंटू 10⁻⁻17। तो अगर एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.15 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 2 = 10, 5 3 = 15
इंटू 10⁻⁻17 कूलम। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2.3 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये हो गया एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है? द फर्स्ट वेरी ऑप्शन सेज, द फर्स्ट वेरी ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एक बार वापस जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कि द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा है भाई? द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कुड बी 1.15 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। नहीं, इतना नहीं हो सकता, क्योंकि एक ड्रॉप का चार्ज है, एक ड्रॉप में कई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मिलियंस क्या, बहुत सारे एक लार्ज नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ड्रॉप में। इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और अभी हमने निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना निकला, 2.3 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा देखते हैं कि द पॉसिबल चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट कुड बी, क्या किसी ऑयल ड्रॉपलेट में ये चार्ज हो सकता है? अगर ये वाला चार्ज एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है तो हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं एलिमेंट्री चार्ज कितना आया भाई। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना आया? एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू आया 2.3 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और ड्रॉपलेट का चार्ज को मान लेते हैं हम लोग Q4, ये कितना है? 4.6 इंटू 10⁻⁻17। तो कैसे निकलेगा भाई? तो n निकालने के लिए n अगर इंटीजर आ गया तो भाई हमारा पॉसिबल है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 4.6 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 10⁻⁻18, तो ये कितना आ गया 2। तो 2 इंटू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻17 माइनस ऊपर गया तो माइनस माइनस प्लस 18, तो कितना हो गया भाई? आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 बोले तो 20। और क्या 20 इंटीजर है? हाँ ये इंटीजर है, यानी कि n का वैल्यू अगर इंटीजर आ जाता है इसका मतलब ये वाला चार्ज पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, क्या बोला? द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज पजेस्ड बाय ऑयल ड्रॉपलेट कुड बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी ऑयल ड्रॉपलेट में मिनिमम चार्ज इतना क्या हो सकता है? मिनिमम चार्ज क्या होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज है, और यहाँ पे एक्चुअल चार्ज मिनिमम वैल्यू कितना होगा? दिस इज द मिनिमम वैल्यू दैट अ ड्रॉपलेट कैन हैव, क्योंकि ये एलिमेंट्री चार्ज इज द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल फॉर अ चार्ज। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा था? द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट वुड बी मल्टीपल्स ऑफ दिस। नहीं, मल्टीपल्स ऑफ दिस होने से ये एलिमेंट्री चार्ज होता हमारा, ये तो एक्चुअल चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हमारा यहाँ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट में कितना निकला? 2.3 इंटू 10⁻⁻18, यानी कि हमारे पास इस हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री चार्ज हमेशा कितना आएगा भाई? 2.3 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ना कि दिस। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए? सिर्फ बी सही हुआ, ए सी और डी इनकरेक्ट हो गया। ना अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर में बोला विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड्स टू डायरेक्टली मैच सेट्स ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड्स टू द करेक्टली मैच्ड सेट्स ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स। एनर्जी डिफरेंस, अब यहाँ पे कौन से एटम के बारे में बात हो रही है मेंशन नहीं है। जब एटम मेंशन ना हो तो मान लें कि हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है, और जब हाइड्रोजन के बारे में बात हो तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ई। अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? -13.6 डिफरेंस है, क्योंकि तो डिफरेंस में नेगेटिव लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? 13.6, ठीक है, 13.6 इंटू 1/n 1 माइनस 1/n2, और दोनों जगह स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एनर्जी डिफरेंस निकलेगा 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
ठीक है। n1 मतलब छोटा वाला n, n2 मतलब बड़ा वाला n, ठीक है। चलिए हम एक एक वैल्यू पे सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर ये सही है तो फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, हाइड्रोजन के लिए क्या है फॉर्मूला एनर्जी डिफरेंस का, द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, n बराबर 2 n बराबर 1। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा 13.6 इंटू क्या लिखेंगे 1/, इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई 13.6 इंटू, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको और इरेज करते हैं बढ़िया से। समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दें, ये क्योंकि दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप बोर हो जाएं, लेकिन आप बने रहें। 13.6 इंटू कितना हो जाएगा भाई 4 माइनस 1, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 1/4। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ए नंबर में 3.4 वोल्ट दिया हुआ है, ए नंबर में 3.4 वोल्ट दिया हुआ नहीं है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही हुआ, इसका मतलब हमारा ये गलत है, मतलब ये आंसर सही नहीं है, ए नंबर सही नहीं है, ए नंबर सही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, क्या कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हुई? आई डोंट थिंक कि कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हुई है। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या हमारा गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओह शिट, यहाँ हमारा एक चीज़ मिस हो गया है, यहाँ 3 होगा, तो 3.4 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 3 9, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये हमारा पहला वाला करेक्ट है, द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर पे आते हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या है, बी नंबर में क्या दिया हुआ है भाई, बी नंबर में दिया हुआ है n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो चेक कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग फिर से डेल्टा E इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 1/3 स्क्वायर, तो 13.6 1/4 माइनस 1/9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे लगे जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम से आपको छोटे छोटे अगर एक बेसिक थ्योरी आ रही है तो ये सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया हमारा 36 9 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 9 से 4 चला गया 5/36। अब देखें क्या ये सॉल्व हो सकता है, हो सकता है 4 9 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 और 2 17.0/9। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ बच गया आपका कितना 8 1.8 2
क्या 1.8 हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ था। चलो ये ऑलमोस्ट आ गया, यानी कि बी नंबर भी सही है। 1.8 समथिंग समथिंग आता रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब बी भी हमारा सही है। अब आते हैं हम लोग सी नंबर पे। सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर पे, सी नंबर में क्या दिया हुआ है, n = 4 to n = 2 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एनर्जी डिफरेंस 7.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई फिर से लिखते हैं, डेल्टा E = 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/16। 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो फिर से कितना निकल गया, 16 ही निकल गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे अगर आप, तो यू फाइंड दैट 16, ये हो गया 4, ये हो गया 1, तो 13.6 इंटू 3/16। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया 4, ये हो गया 3.4। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 10.2/4। तो क्या ये 7 आएगा, ऑफ कोर्स ये 7 शायद नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, उसके बाद 2 बच गया। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व यहाँ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब सी ऑप्शन सही नहीं है। डी भी चेक कर लेते हैं हम लोग। डी में क्या दिया हुआ है, n = 3 to n = 1 और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई देख लेते हैं हम लोग, डेल्टा E बराबर कितना हो जाएगा, 13.6 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो 13.6। अच्छा, 2 से 1 में गए तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस सेम मिल गया, लेकिन 3 से 1 में अगर जाएंगे तो डिफरेंस तो सेम नहीं मिलेगा। यानी कि 2 से 1 में गए तो 10.2 और 3 से 1 में जाएंगे तो 8.4। अच्छा 8.4, सॉरी, चेक कर लेते हैं हम लोग, हम कुछ और सोचने लग गए थे। 1/1 माइनस 1/9 सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 9 माइनस 1, तो 13.6 इंटू 8/9। सॉल्व करते हैं इसको, 9 1 टाइम्स 0.5 इंटू 8। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 एके 8 और 4 12, ये निकल गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये भी सही नहीं है, दिया हुआ 8.4 और आ गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आंसर कौन कौन से सही हो गए हमारे पास, सही हो गए हमारे पास बी एंड ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगला 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एंगुलर मोमेंटम। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू बोर ऑर्बिट्स। बोर ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं, NH/2π, यही होता है मेरे ख्याल से, है ना। एंगुलर मोमेंटम को ओमेगा लिखते हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम का अगर आप ये देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। तो इनमें से h/2π कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ भाई, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2h/π।
ठीक है, 2h/पाई। क्या ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? 4h/2पाई। ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 2 × 4, ये सॉल्व करके 2h/पाई आ रहा है। इसका मतलब 2h/पाई कैन बी रिटन एज 4h/2पाई। इसका मतलब ये 4 का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। देन तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है भाई? बी नंबर में क्या है? h/2पाई। तो h/2पाई को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, यानी कि बी भी सही हो गया, ए भी सही हो गया, ए और बी दोनों सही हो गया। अब देखते हैं सी और डी सही है कि नहीं। h/3पाई, h/3पाई तो हो ही नहीं सकता है भाई, कुछ भी कर ले आप। सी नंबर में क्या लिखा है? h/3पाई। क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है h/2पाई की 2पाई का? चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ लिख दिए 12। कुछ भी करने से ये इंटीग्रल मल्टीपल में आ ही नहीं सकता, यानी कि दिस कान बी कुछ भी। इसको अगर मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 3 के मल्टीपल से किसी से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया अगर, अच्छा नहीं ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको समझने के लिए ऐसे करते हैं। हम लोग ले रहे हैं h/2पाई। h/2पाई को अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो होगा नहीं, 2 लिखेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा? h/पाई। ये तो है नहीं वो। अगर हम लोग 3 लिखते हैं, 3h/2पाई, तो ये हो जाएगा 3h/2पाई। ये भी नहीं है। तीसरा अगर हम लोग लिख देते हैं 4h/2पाई, तो क्या हो जाएगा भाई? 2h/पाई। ये भी नहीं है ये। और अगर हम लोग इसको आगे 5 करेंगे तो और नहीं होने वाला है। 6 अगर करके देख लेते हैं, 6h/2पाई करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 3h/पाई। 3h/पाई पॉसिबल है, लेकिन h/3पाई पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता। और अगला क्या लिखा है? h/4पाई। h/4पाई चेक कर लेते हैं हम लोग। h/4पाई कैसे आ सकता है? क्या हम लोग इसको 16h/2पाई लिख सकते हैं? तो ये कितना आ जाएगा? 8h/ कितना आ जाएगा? 8h/पाई। नहीं आया भाई। कुछ भी कर ले हम, h/4पाई नहीं लाया जा सकता, h/3पाई भी नहीं लाया जा सकता, h/4पाई भी नहीं लाया जा सकता। क्या आ सकता है? h/2पाई आ सकता है, 2h/पाई आ सकता है। 2h/पाई कितना हो जाएगा भाई? देख लीजिए आप, 4h/2पाई और ये h/2पाई तो डायरेक्टली है, तो हमारा ए और बी करेक्ट हो गया। अब लास्ट में आते हैं, विच सेट्स ऑफ वेवलेंथ फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल रीजन में कौन कौन सा वेवलेंथ आ रहा है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल रीजन में अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT, तो उसमें पाएंगे आप 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विजिबल रेंज फॉल करता है। उसका वेवलेंथ, विजिबल रेंज का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम अकॉर्डिंग टू क्लास 11 NCERT। तो इस रेंज के बीच में कौन कौन से आ गए? तो इस रेंज के बीच में आ गया हमारा सी और डी। ठीक है, कभी कभी नैरो रेंज में ये भी चला जाता है, 3800 एंगस्ट्रॉम भी जा सकता है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा? सी एंड डी। मुझे उम्मीद है आपको ये पाँचों के 5 सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।